नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। तो अभी हमारे साथ चंडीगढ़ से रिपोर्टर ईशा ठाकुर लाइव जुड़ चुकी है। जी ईशा, आज क्या तमाम बड़ी अपडेट रहने वाली है चंडीगढ़ से, विस्तार से बताएं दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए आयुषी, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की अगर बात करें, आज की सबसे बड़ी खबर है कि गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिल चुकी है। 14 दिन की पैरोल में गुरमीत राम रहीम सुबह 7 बजे रोहतक के सुनहरिया जेल से बाहर निकला है और सीधा यूपी के बागपत आश्रम में जो 14 दिन की जो पैरोल मिली है वहीं पर वो 14 दिन अपने पैरोल के निकालेंगे। तो ऐसे में पहली बार हुआ है कि पैरोल में गुरमीत राम रहीम सुनहरिया जेल से बाहर आया है। इससे पहले अगर बात करें, पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान भी 21 दिन की फॉलो मिली गई थी और उस दौरान उन्होंने आधार बनाया था अपनी माताजी की बीमारी का। लेकिन जिस तरीके से गुरमीत राम रहीम की तरफ से पहले भी इस तरीके से पैरोल के लिए अप्लाई किया गया था, जिसमें ये तर्क दिया गया था कि वो खेती करना चाहता है, लेकिन उस दौरान काफ़ी विपक्ष की तरफ से इसका विरोध किया गया था। लेकिन अब जो है पहली बार सुनहरिया जेल से बाहर निकला है गुरमीत राम रहीम। जिस तरीके से साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा हुई है और छत्रपति शिवाजी, माफ़ कीजिएगा, पत्रकार छत्रपति की अगर बात करें, हत्या में भी जो राम रहीम है उसे ताउम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो ऐसे में जो राम रहीम है, एक बड़ी राहत यहाँ पर मिली है राम रहीम को। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि जिस तरीके से भारी सुरक्षा के बीच में ले जाया गया है यूपी में, तो यूपी में क्या उनके अनुयायी जो हैं वहाँ एकत्रित होते हैं या नहीं। और पिछली बार हमने देखा था जब फॉलो भी मिली थी, किसी से भी उन्होंने मुलाकात नहीं की थी। लेकिन अब जिस तरीके से पैरोल मिल चुकी है, तो ऐसे में एक बड़ी राहत ज़रूर है। और ऐसे में जो पैरोल भी मिली है, क्या अपने अनुयायियों से गुरमीत राम रहीम मुलाकात करता है या नहीं यूपी में, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को मानसा कोर्ट के जो अरेस्ट वारंट जारी किया गया था उसके तहत गिरफ्तार करके पंजाब लाया गया था और मानसा कोर्ट से 7 दिन की रिमांड भी यहाँ पर मिली गई थी। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी सीआईए स्टाफ ऑफिस खरड़ में पूछताछ यहाँ पर चल रही है लॉरेंस बिश्नोई से। लेकिन देखिए, 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी और तब से लेकर अभी तक की अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें, बीते कल ही पंजाब पुलिस की तरफ से एक स्टेटस रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके समेत 10 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4 शूटरों की पहचान भी की गई है। लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं उनकी पहचान अभी तक नहीं की गई है। लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें तो 3 दिन हो चुके हैं, लगातार जांच यहाँ पर जारी है, पूछताछ जारी है, लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या में साजिश करता है, तो ऐसे में जो लॉरेंस बिश्नोई है, पंजाब पुलिस की तरफ से पहले इसे माना नहीं गया था, लेकिन अब ये कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई ही साजिश करता है। तो ऐसे में यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को उन्होंने गिरफ्तार किया है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें, वो पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद था। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है वो ये है कि तिहाड़ जेल से आखिरकार किस तरीके से उसने इस घटना को अंजाम दिया और साजिश किस तरीके से रची गई, आखिर किस तरीके से सोशल मीडिया या अन्य साधनों के माध्यम से उसने कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से संपर्क साधा और किस तरीके से विदेशी जो वेपन हैं वो यहाँ तक पहुँचे। इस तरीके से देखिए, अभी भी ये माना जा रहा है कि जो सिद्धू मूसेवाला के परिवार हैं वो चाहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियां इसमें जांच करें, लेकिन अभी तक पंजाब सरकार की तरफ से इस मामले पर कुछ नहीं कहा गया है कि वो जांच सौंपेगी केंद्र सरकार को या नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार ये कह चुकी है कि लॉ एंड ऑर्डर का अगर हम मसले की बात करें तो कानून व्यवस्था का जो मसला होता है वो राज्य का होता है। अगर राज्य इसमें आग्रह करती है तो ही जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो जांच कर सकती है। और आज आईजीपी पंजाब सुखचैन सिंह गिल की प्रेस वार्ता भी है, 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।
हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई है उनकी तरफ से कि आखिरकार जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो लॉरेंस बिश्नोई के मामले में की जा रही है या किस लिए की जा रही है। देखना ये होगा कि 1 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आखिरकार वो किस मामले में रहती है। ये बड़ी खबरें हैं आयुषी, जिस पर नजर रहेगी। जी जी, चलिए ईशा, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी दिल्ली से संवाददाता गजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जी गजेंद्र, देखिए, अगर दिल्ली की बड़ी खबरों की बात करें तो राहुल गांधी को ईडी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अभी उसको लेकर के क्या अपडेट और क्या दिल्ली से तमाम बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं? जी बिल्कुल, अगर नेशनल हेल्थ की बात की जाए तो राहुल गांधी को आज ईडी से राहत मिलती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी और 30 घंटे से ज़्यादा की उनसे पूछताछ हो चुकी है, उसके बाद भी ईडी को जो उनके सवाल हैं उनका जवाब नहीं मिल पाया है। ऐसे में लगातार जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं वो भी लगातार सड़कों पर भी दिखाई दे रहे हैं और आज भी वो आज वो राज्य भवन को जो है घेरने का उनका आज का भी एक प्रोग्राम बना हुआ था कि आज भी राज्य भवनों को घेरा जाएगा और जिसको देखते हुए एडवाइजरी जो अगर देखा जाए तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कुछ मार्गों को बंद भी किया गया और जो दिल्ली के जो लोग हैं उनको ये भी कहा गया कि उनको कुछ रूटों को डाइवर्ट करना होगा। जी हाल लेकिन अगर हम दिल्ली की दूसरी खबरों की तरफ अगर बात करें तो आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल राजेंद्र नगर जाएंगे और विधानसभा के जो चुनाव है उसके लिए दुर्गेश पाठक के लिए वोट मांगेंगे। इसके लिए वो 3 दिन तक जो है राजेंद्र नगर जाएंगे और वहां पे 17, 18 और 19 जून को जो है वहां पे वोट के लिए लोगों से बात करेंगे और लोगों को दुर्गेश पाठक को वोट देने के लिए कहेंगे। ऐसे में जिस तरीके से वो प्रचार करने के लिए जाएंगे और वहां पे प्रचार करेंगे वो उसके ऊपर पूरी नजर बनी रहेगी। साथ में आपको बता दें कि राजेंद्र नगर में पहले से ही सांसद संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, मनोज सिसोदिया और गोपाल राय पहले ही नुक्कड़ जो है वहां पे सभाएं करके दुर्गेश पाठक के लिए पहले से ही लगातार जो है चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। 23 जून को ये चुनाव होना है विधानसभा का, जिसके लिए अब सीएम केजरीवाल भी वहां राजेंद्र नगर जाते हुए दिखाई देंगे। और अगर उसके अब बात करें तो दिल्ली में कोरोना की जो रफ्तार है वो एक बार दोबारा से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और एक बार दोबारा से दिल्ली में 1300 के पार कोरोना के जो मामले हैं, जो संक्रमण है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें तो 1323 मामले पिछले 24 घंटे में दिल्ली में दर्ज किए गए हैं और वहीं पे अगर बात करें तो 19,000 के आसपास जो है टेस्टिंग की गई है। साथ में अगर होम आइसोलेशन की बात करें तो 2,460 लोग जो है वो होम आइसोलेशन में इस समय भर्ती हैं। वहीं पे अगर बात करें तो अगर हॉस्पिटल की बात करें तो 165 लोग जो हैं वो हॉस्पिटल के अंदर इस समय एडमिट हैं। जी, चलिए, अब उत्पल सेन गुप्ता का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। जी उत्पल, बताइए अभी क्या छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, आज की अपडेट बताइए वहां से। भूपेश बघेल आज दिन राजधानी रायपुर के दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही चिटफंड कंपनी में निवेशकों का पैसा जिन्होंने निवास किया था उनके राशि अंतरण समारोह में शामिल होंगे। ऑडिटोरियम में काफी बड़ा समारोह आयोजन किया गया है जहाँ पर ये काफी लोगों को प्रदान करेंगे। इसके साथ ही पूरे दिन का जो शेड्यूल है उनका सिर्फ राजधानी रायपुर के इर्द गिर्द में ही बना हुआ है। राजधानी रायपुर के बाहर उनका आज कोई भी कार्यक्रम नहीं है। जो प्रोटोकॉल जारी हुआ है वो पूरे राजधानी रायपुर के ही दिन भर का शेड्यूल जारी हुआ है। वहीं अगर मैं अपनी अगली खबर की बात करूं तो देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि 105 घंटे चला जांजगीर के पिहरी गांव में, उसके बाद अब कल सबको रायपुर के मुख्यमंत्री निवास में सभी को सम्मानित किया गया, चाहे वो एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, प्रशासनिक हो, पुलिस हो, सभी को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक बार फिर घोषणा की कि दोबारा इनका सम्मान राज्योत्सव में किया जाएगा। इसके साथ ही इस देश के सबसे बड़े ऑपरेशन जो कि 105 घंटे चला है उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। इसके साथ ही बच्चे की पूरी पढ़ाई की खर्चा, इसके साथ ही बोलने और सुनने की जो यंत्र लगेंगे और इसके साथ ही इलाज की पूरा खर्चा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह शासन ही उठाएगी। इसके साथ ही अब राहुल की जो तबीयत है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। अपोलो अस्पताल में कई डॉक्टरों के द्वारा, कई विशेषज्ञों के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। अभी उनके ब्लड में इंफेक्शन की शिकायत दिखाई गई है। जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है अपोलो अस्पताल से उसमें उनके ब्लड में इंफेक्शन की बात कही गई है, लेकिन उनका सफल इलाज अपोलो अस्पताल में चल रहा है। पूरी तरीके से वो ऑब्जर्वेशन में है और विशेषज्ञों की टीम उनका इलाज कर रही है। इसके साथ ही मैं अगर अपनी तीसरी बड़ी खबर की बात करूं तो प्रदेश में लगातार हो रही 2 दिनों से बारिश से
तापमान में काफी गिरावट देखी गई है। लू के थकोड़े से लोगों को राहत मिली है। हालांकि उस तरीके से बारिश नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए, प्री मानसून बारिश जिस तरीके से नहीं हुई है, लगभग फिर भी लोगों को राहत है। वहीं अगली खबर की अगर मैं बात करूं तो अगली खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। कोरोना के आंकड़े अब एक बार 2 अंकों में फिर से प्रदेश में आने लगे हैं, जो सिर्फ सिंगल अंकों में से अब देश से बढ़ते कोरोना के मामलों के साथ साथ प्रदेश में भी कल 6,700 से ज्यादा टेस्ट किए गए, उसमें 76 मामले सामने आए हैं। हालांकि प्रशासन ने भी कोई कोताही या कड़ाई नहीं बरती है, लेकिन फिर भी आने वाले समय में उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें कड़ाई बरती जा सकती है। जी चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का। अतुल कुमार यादव हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जी अतुल, उत्तर प्रदेश से क्या तमाम बड़ी खबरें अभी वहां से आपको जानकारी क्या मिल पा रही है, विस्तार से बताया दर्शकों को। करके उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और पुलिस सरकार द्वारा सभी जिले के पुलिस अधीक्षक, डीआईजी, कप्तान को सख्त निर्देश देगा कि वो जगह जगह पुलिस की तैनाती करे, हर संवेदनशील इलाकों की जो कि सख्ती बरते, ताकि कोई भी हिंसा 10 जून की तरह दोबारा उत्तर प्रदेश न हो सके। इसको देखते हुए पूरे प्रदेश के 24 जिलों में आरएएफ और पीएससी कंपनियों की जो की तैनाती की गई है। खुफिया विभाग भी अलर्ट मोड पर है। ड्रोन कैमरा और हेलीकॉप्टर जो कि अति संवेदनशील जिलों की निगरानी रखी गई है। सोशल मीडिया पर जो कि पैनी नजर है। वही अगर हम दूसरी खबर की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में जो 413 जो कि नए कोरोना के केस मिले, करीब 3 महीने बाद फिर से उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ते नजर आ रहे हैं। आप साफ तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि आप सभी लोग सावधानी बरते। जिस तरीके से आज 413 कोरोना के नए मामले में कहीं ना कहीं 3 महीने बाद ये बड़ी बात है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम बैठक में जो कि अग्निपथ योजना को लेकर के जिस तरीके से कई साल से भर्तियां बंद थी, ऐसे में 2 साल की जो कि उम्र है वो बढ़ाई है भर्ती में। आप जो कि कई साल तक युवा है जो सेना में भर्ती हो सकेंगे। वही अगर हम बात करें तीसरी खबर की तो आज जो कि कांग्रेस की पार्टी के आह्वान पर आज प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर जो कि विरोध प्रदर्शन है। जिस तरीके से राहुल गांधी से ईडी पूछताछ के लिए उसको लेकर के आज विरोध प्रदर्शन है। वहीं अगर हम बात करें योगा दिवस की लेकर के तो इस तरीके से योगा दिवस को लेकर के सरकार ने एक बड़ी पहल की है, जो कि लखनऊ के सभी जो पार्क में सुबह 8 बजे तक किसी भी व्यक्ति घूमने के लिए फ्री कर दिया गया, ताकि योगा लोग करें और बढ़ चढ़कर योगा दिवस के दिन प्रदेश का नाम रोशन करें। वही सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया युवाओं के लिए। साफ तौर से 2 महीने के अंदर 5 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उत्तर प्रदेश की योगी सरकार देने जा रही है। फिलहाल जो कि जिस तरीके से कानपुर में 10 मार्च को प्रयागराज सहित कई जिलों में हिंसा हुआ, उसको लेकर के आज पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश डीजीपी मुख्यालय से हर जिलों में नजर रखी जा रही है। जी चलिए अब ईशा ठाकुर का रुख कर लेते हैं। पंजाब से लगातार हमारे साथ बनी हुई है। जी ईशा, अभी मौसम के बारे में क्या अपडेट वहां से मिल पा रही है, क्योंकि कई राज्यों में बारिश देखने को मिल रही है। अभी वहां पे फिलहाल मौसम का क्या मिजाज देखने को मिल रहा है? देखिए आयुषी, अगर मौसम की बात करें तो बीते कल से ही यहाँ पर बारिश रुक रुक के हो रही है। और अगर आज की अगर बात करें तो आज भी यहाँ पर मौसम काफ़ी सुहावना बना हुआ है। जिस तरीके से इस साल की अगर बात करें तो 1 महीना पहले ही एडवांस में गर्मी पड़ी थी और गर्मी के कारण लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और बिजली कट भी जिस तरीके से यहाँ पर काफ़ी 8 और 10 घंटे के लग रहे थे, तो ऐसे में एक बड़ी राहत ज़रूर कह सकते हैं। और किसानों के लिए भी एक bड़ी राहत है, क्योंकि जिस तरीके से धान की रुपाई यहाँ पर शुरू हो चुकी है और जिसके लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राहत भी है। बिजली कट जिस तरीके से लग रहे थे, इसके अलावा धान की रुपाई यहाँ पर हो रही है और गर्मी से भी राहत लोगों को मिली है। क्योंकि यहाँ पर अगर टेम्परेचर की हम बात करें, जिस तरीके से अमूमन देखा जाता है कि राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ पर जो पारा है हमेशा ही गर्मी के दिनों में 47 डिग्री के पार कर जाता है। लेकिन ऐसा माहौल यहाँ पर देखने को मिला, चाहे आप पंजाब की बात करें, हरियाणा या फिर पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की 45 से ऊपर तक यहाँ पर भी अधिकतम पारा जा चुका था। लेकिन अब काफ़ी बड़ी राहत यहाँ पर ज़रूर मिली है। तो ऐसे में आज की अगर बात करें, आज भी यहाँ पर बारिश जारी है। जी चलिए अब दिल्ली से रुक कर लेते हैं। सहयोगी गजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जी गजेंद्र, अगर मौसम की बात करें तो अभी दिल्ली में क्या मौसम देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई जगहों पर बारिश भी देखने को मिल रही है, आंधी तूफान भी देखने को मिल रहा है। क्या अपडेट अभी मौसम को लेकर के? की बात कर रहे हैं तो आईएमडी के मुताबिक, भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, आज दिल्ली का जो तापमान है वो अधिकतम 40 डिग्री और
अधिकतम 29 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि अभी तपिश है, गर्मी है, लेकिन कल रात की अगर बात करें तो दिल्ली में कल रात एक दोबारा से बारिश हुई थी, जिससे काफ़ी राहत मिली थी। और अब दिल्ली वालों को सुबह होने के बाद एक बार दोबारा से गर्मी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं अगर आईएमडी की बात करें तो 20 जून तक येलो अलर्ट दिल्ली में जारी किया गया है। तेज जी बारिश के साथ साथ कम से कम 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। जैसा कि मौसम विभाग ने बताया था कि 15-16 तारीख को दिल्ली में प्री मानसून की शुरुआत हो सकती है। और जिस तरीके से बारिश हो रही है तो प्री मानसून की शुरुआत हो चुकी है और 27-28 तारीख तक दिल्ली में मानसून पूरी तरीके से दस्तक दे देगा, ऐसा आईएमडी का कहना है। हालांकि अभी अगर दिल्ली की बात करें तो बारिश की वजह से दिल्ली में कहीं बहुत सी जगह जल भराव भी हो गया है। लेकिन अगर एमसीडी की बात करें तो सूत्रों के हवाले से कहा गया कि एमसीडी ने अब तक 10,188 नाले नालियों की साफ सफाई कर दी है और बाकियों की अभी काम जारी है, जो भी उनके आधिकारिक क्षेत्र में आता है, जिससे कि जल भराव की जो समस्या है वो दिल्ली में खत्म की जा सके। क्योंकि जिस तरीके से आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक दिल्ली के अंदर जल भराव की जो समस्या है वो ज्यादा हो सकती है, क्योंकि तेज बारिश होने की आशंका जताई गई है। वहीं अगर बात करें आज की, तो आज दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की भी बात कही गई है और शाम होने तक दिल्ली में एक बार दोबारा से बारिश होने की संभावना जताई गई। जी, चलिए छत्तीसगढ़ से रुक कर लेते हैं उत्पल का, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी उत्पल, देखिए देश के कई राज्यों में बारिश देखने को मिला है, गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अभी छत्तीसगढ़ में क्या देखने को मिल रहा है, मौसम को लेकर के वहां से क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मौसम की बात करें तो 45 से 47 डिग्री की गर्मी, लू के थपेड़े और उसके बाद अचानक से प्री मानसून की बारिश, तो जाहिर सी बात है लोगों को राहत तो मिला है। मगर पहली और दूसरी बरसात जो होती है उसमें एक बार उमस की शिकायत रहती है, तो उमस से लोग हलाकान जरूर है, लेकिन काफी राहत है, तापमान में गिरावट है। और आज भी मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा अंदेशा जताया जा रहा है कि घने बादल के साथ कहीं कहीं प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात हो सकती है। तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में अगर सही बरसात होती है तो लोगों को काफी राहत मिलेगी इससे। लेकिन फिलहाल जो मौसम है, लू के थपेड़ों से लोगों को काफी राहत है, उमस है, मगर उससे लोगों को उतनी ज्यादा तकलीफ नहीं है। और आने वाले समय में भी भरपूर बरसात की आशंका जताई जा रही है, जिसे जो कि आने वाले समय के लिए प्रदेश के लिए काफी अच्छी खबर बताई जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया। और रुक कर लेते हैं अतुल का। अतुल, उत्तर प्रदेश में देखिए कई जगहों पर बारिश देखने को मिला है, अभी मौसम को लेकर के वहां से क्या अपडेट मिल पा रही है? और जैसे कि 7 और 10 जून को हिंसा भी हुई थी, उसको लेकर के अभी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, अभी और क्या जानकारी वहां से, पुलिस की क्या तैयारियां देखने को मिल रही है वहां से? तरीके से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बरसात हुई है। ऐसे में बरसात जो कि कहीं ना कहीं किसानों को, युवाओं को, नौजवानों को काफी उससे राहत मिली। इस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो तापमान था वो 40 से 45 सेल्सियस था। बरसात होने के बाद जो कि तापमान है वो 40 से 41 सेल्सियस, कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिली है। वो वहीं अगर हम बात करें इस तरीके से 10 जून को जुमे की नमाज के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों में हिंसा हुई थी, उसको लेकर के पूरे प्रदेश के कई जिलों में जो कि आरएएफ और पीएससी कंपनियों की तैनाती की गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट जो कि पूरे जिलों को बांटा गया। ऐसे में डीजीपी मुख्यालय उत्तर प्रदेश से डीजीपी एसीएस महोनी समस्तीपुर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी वहां से आज दिन भर जो कि सभी जिलों पर नजर रखे, सभी पुलिस अधीक्षकों को नजर, जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश बदल रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं रेलवे पुलिस अलर्ट मोड पर है। और सभी जो कि रेलवे के पुलिस कर्मियों की छुट्टी थी उसको रद्द कर दिया है। तत्काल प्रभाव से छुट्टी और वापस आने के लिए रेलवे ने आदेश दिया है। जिस तरीके से आज प्रदेश के बलिया जिले में एक बवाल भीषण देखने को मिला, जहां जो कि युवाओं ने ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने जो कि आग पर काबू पाया है। फिलहाल पुलिस वीडियोग्राफी का करके उपद्रवी जो कि युवा हैं उनको खिलाफ कार्रवाई करेगी। वहीं अगर हम बात करें आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव को लेकर के, सीएम योगी आदित्यनाथ 19 जून को जो कि आजमगढ़ में निरहुआ के समर्थन में रैली करेंगे, जो कि इसको लेकर के तैयारी व्यवस्था वहां पर पूरी भी आ चुकी है। और भी जो किस तरीके से जो का ऊर्जा मंत्री है अरविंद शर्मा, वो 5 दिवसीय प्रवास पर आजमगढ़ जाएंगे, जहां वो निरहुआ के समर्थन में जो कि वहां पर जनसभाएं करेंगे, निरहुआ के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। इस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साफ तौर से जो कि अफसरों को निर्देश दिया कहीं पर कोई हिंसा ना हो और सख्त से सख्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से प्रयागराज हिंसा में जो कई आरोपी फरार थे उनके खिलाफ कोर्ट से आज वारंट भी जारी हुआ है। जी
चलिए अब ईशा का रुख कर लेते हैं पंजाब से। जी ईशा, देखिए सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड केस में लगातार लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ जारी है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई पुलिस को सही जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे। इसको लेकर के क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए आयुषी, जिस तरीके से थोड़ी देर पहले आईजीपी की तरफ से पंजाब पुलिस की तरफ से यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और माना जा रहा था कि हो सकता है सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई है उस मामले में ही कोई बड़ा खुलासा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाए, लेकिन अभी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसे कैंसिल कर दिया गया है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने वाली है। और जहाँ तक लॉरेंस बिश्नोई से जो पूछताछ अभी भी जारी है उसकी बात करें, लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि जिस तरीके से दिल्ली की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से ये कहा गया था पहले ही कि जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है इसमें जो मुख्य साजिशकर्ता हैं वो लॉरेंस बिश्नोई हैं और जो साजिश भी रची गई थी वो तिहाड़ जेल के भीतर ही रची गई थी। और यहाँ पर देखिए अब एक सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पंजाब पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में जो जारी की गई है उसमें जो 10 लोगों की गिरफ्तारी बताई गई है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को भी दिखाया गया है, तो ऐसे में कोई बड़ा हाथ अभी तक नहीं लग पाया है पंजाब पुलिस के। हालांकि ये ज़रूर उनकी तरफ से कहा गया है कि 4 शूटर्स की यहाँ पर पहचान हुई है जिनकी तरफ से गोलियां चलाई गई थी, लेकिन अभी तक महज पहचान हुई है। गिरफ्त से अभी भी जो मुख्य आरोपी हैं वो बाहर हैं और 29 मई को ये हत्या हुई थी और हत्या भी तब हुई जब 28 तारीख को पंजाब सरकार की तरफ से जो सिक्योरिटी है उसे घटा दिया जाता है और बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए ये प्रचार किया जाता है कि वीआईपी कल्चर का खात्मा पंजाब सरकार ने किया है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है और सिद्धू मूसेवाला की भी सिक्योरिटी हटा दी गई है। यही वजह है कि ये बड़ी घटना हो गई और कानून व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। संगरूर में लोकसभा उपचुनाव होने हैं, 23 तारीख को, 26 को मतगणना होनी है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है लोगों की वजह से, क्योंकि संगरूर वो इलाका है जहाँ पर जो मानसा भी संगरूर में ही पड़ता है, तो और मानसा से ही ताल्लुक़ रखते थे सिद्धू मूसेवाला। तो ऐसे में यहाँ पर भी देखना होगा कि जो अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है पंजाब पुलिस की, क्या उस इन्वेस्टिगेशन से जो सिद्धू मूसेवाला के परिवार हैं वो संतुष्ट हैं या नहीं, क्योंकि 4 तारीख को जिस तरीके से उन्होंने चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और एक दरख्वास्त की थी कि केंद्रीय एजेंसियां इस मामले की जांच करें, लेकिन बहरहाल पंजाब पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले को केंद्रीय एजेंसी को नहीं भेजा गया है। आज भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, वो भी जेल के भीतर रहते हुए। तो ऐसे में 3 दिन आज हो चुके हैं, 7 दिन का कुल रिमांड है, तो आने वाले दिनों में ये भी देखना होगा कि 7 दिन के रिमांड में जो चलिए ठीक है ईशा, हम आपके पास लौटेंगे। अभी उत्तराखंड से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उपेंद्र सिंह राणा। उपेंद्र, उत्तराखंड की आज क्या प्रमुख खबरें रहने वाली है, विस्तार से दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि आज जिस प्रकार से बजट सत्र का आज चौथा दिन है और अंतिम दिन भी है, और आज अंतिम दिन भी काफ़ी हंगामेदार जो है सदन रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष के जो तेवर है वो कहीं ना कहीं आज गर्म होते हुए जो है दिखाई देंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि आज जो है महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर जो है सदन के अंदर जो है विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का काम जो है वो करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही जो केंद्र सरकार की जो अग्निपथ योजना जो कि आर्मी को लेकर जो है जो बनाई गई है उसको लेकर जिस प्रकार से प्रदेश भर में विरोध आज जिस प्रकार से चल रहा है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सदन के अंदर राज्य सरकार को घेरने का काम जो है वो किया जाएगा। खासतौर पर जो बेरोजगारी और महंगाई इस मुद्दे को लेकर जो है नियम 310 के तहत जो है यहाँ पर विपक्ष जो है वो ज़्यादातर घेरने का काम करेगा, क्योंकि देखा गया है कि 5 साल के बाद जो है दूसरी बार सरकार जो है यहाँ पर भाजपा की बनी है और ऐसे में यह देखा जाएगा कि कितना रोजगार जो है यहाँ पर युवाओं को दिया गया है, उसको लेकर जो है सरकार को घेरने का काम जो है वो किया जाएगा। साथ ही ये भी है कि जिस प्रकार से जो विधायक हैं उनके भी अपने प्रश्न जो है वो लगाए गए हैं। हाउस नियम 310 के तहत जो है वो प्रश्नकाल के दौरान जो है वहाँ पर विधायक अपने प्रश्न भी जो है जो विकास कार्य विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर जो है प्रश्न उठा सकते हैं कि किस तरीके से काम जो है होना है, क्या कुछ काम जो है अभी तक हुए हैं, तमाम चीज़ों के प्रश्न जो है विधायक जो है प्रश्नकाल के दौरान जो है उठा सकते हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार की
जो अग्निपथ योजना है उसके विरोध में लगातार जो है यहाँ पर उत्तराखंड में भी विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार चल रहा है। और अभी अभी कुछ ही देर पहले हल्द्वानी में भी जो है विरोध प्रदर्शन के चलते जो है पुलिस के द्वारा जो है युवाओं पर जो है वो लाठीचार्ज जो है वो किया गया है। जिस प्रकार की जानकारी जो है अभी मिल रही है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में युवाओं पर जो है वो लाठीचार्ज किया गया है। जिस प्रकार से जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार की ओर से जो चलाई जा रही है, जिसमें जो आर्मी में भर्ती होने वाले 17.5 साल से 21 साल के जो युवा हैं उनको 4 साल तक जो है आर्मी में भर्ती होने के जो है मौका दिया जा रहा है। उसके विरोध में जो है लगातार युवा जो है प्रदेश भर में जो है प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। उसी के चलते जो है जिस प्रकार से कल देहरादून में भी प्रदर्शन देखने को मिला, पौड़ी में भी इस प्रकार का जो है वह प्रदर्शन देखने को मिलेगा, साथ ही हल्द्वानी में भी जिस प्रकार से आज जो है प्रदर्शन देखने को मिला, उस दौरान जो है पुलिस के द्वारा जो है युवाओं पर लाठीचार्ज करके जो है उनको भगाया गया है। वहीं तीसरी बड़ी खबर की अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम का मिजाज पूरी तरीके से जो है उत्तराखंड में बदला हुआ है। यहाँ पर जिस प्रकार से रुक रुक कर जो है देर शाम से बारिश हो रही है, मौसम पूरी तरीके से सुहाना हो चुका है। और मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जारी किए थे कि 15 जून के बाद जो है मौसम का मिजाज उत्तराखंड में बदलेगा। और उसी के चलते देखा जा रहा है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं और जो जिले हैं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, इन जगहों पर जो है रुक रुक कर देर शाम से काफी बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भी काफी गिरावट देखने को मिली है। शुक्रिया उपेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए शुक्रिया आप सभी रिपोर्ट